किस तरीके से आदि मानव ने अपना विकास करना प्रारंभ किया और कैसे होमो सेपियंस से या फिर कैसे जो है सो आप समझ लीजिए कि जानवरों से एक मानव प्रजाति का निर्माण होता है और मानव प्रजाति किस तरीके से आखेट करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरीके से आखेट करते करते भोजन संग्रह करने की व्यवस्था करने लगते हैं। मतलब कि आप समझिए कि घुमंतु जीवन से अस्थाई जीवन की ओर या फिर अस्थाई बसावट की ओर मानव बस्तियां बनने लगी। यह कैसे प्रारंभ हुआ और इसका सिलसिला कैसे चला, तो इन पूरा सिलसिलाओं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक कहानी के माध्यम से इस किताब में समझाया गया है कि तुषार की रेल यात्रा। तुषार नाम का एक बच्चा होता है जो आप समझ लीजिए कि 8, 9, 10 का बच्चा मतलब 6 क्लास का बच्चा है, छोटा है। वह पहली बार भारत घूमने के लिए निकला। तो जब घूमने के लिए निकला तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो दिल्ली से चेन्नई जाते समय वह बच्चे होते बड़े उत्सुक हैं, बड़े मियाजियल होते हैं और उनको जब खिड़की वाली सीट मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाता है। ये खिड़की वाली सीट, सब कुछ देखेंगे, देखते रहेंगे। और बाहर देखने का उनके अंदर जो मनोभावना होती है, उनके अंदर की जो मनोवृत्ति होती है, वह बहुत ही चंचल और चपल होती है। तो यह तुषार भी बाहर देख रहा था, बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। गाड़ी जब तेज चलने लगी तो उसको दिखा कि पेड़ पौधे, खेत खलियान सब छूटते चले जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि उसके चाचा उसको बताते हैं कि तुषार, क्या तुमको पता है कि भारत में रेल यात्रा महज 150 साल पहले प्रारंभ की गई है ना। और 150 साल पहले प्रारंभ की गई है। इसके पहले आने जाने के लिए ये तेज रफ्तार वाली गाड़ियां नहीं थी। इसके पहले आने जाने के लिए हम लोग जो है सो बैल की सवारी करते थे। तब उसके मन में ये सवाल आता है कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ। आप देखिए कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए आपको। आप देखिए कि प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए आपको। अभी जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हम लोग आंसरिंग होते चले जा रहे हैं। उसमें हम कैसे अच्छा आंसर लिख के आएँ, किस तरीके से हम कंटेंट लिख के आएँ। और पेरेंट्स भी यही ध्यान देते हैं कि अच्छा चलो बताओ कि 2+2 क्या होता है, 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब रटंत विद्या बहंत पानी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उनको बस इतना ही पता है एजुकेशन का मतलब कि मेरा बच्चा पूरा का पूरा रट जाए, एग्ज़ाम में पूरा का पूरा छाप दे, मतलब लिख के आ जाए और अच्छे अंक आ जाएं। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, हमें क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। तो तुषार पूछता है कि किस तरीके से इस मानव सभ्यता का विकास होता है, कैसे हम लोग रहना प्रारंभ करते हैं। तब उसके चाचा समझाते हैं कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले या 20 लाख साल पहले हम लोग क्या करते थे, आदि मानव की तरह रहा करते थे। और ये हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज रहे होंगे, है ना। तो ये क्या करते थे, आदि मानव की तरह रहते थे। कैसे रहते थे आदि मानव की तरह, ये तो जात पात का परंपरा हम लोगों ने बना दिया है। यह जन्म के बाद जन्म के आधार पे बांटने की परंपरा हम लोगों ने बना दी है। नहीं तो पहले जो है वो जन्म के आधार पर नहीं बांटा गया था। प्राचीन जमाना में बस मानव होता था और मानव, संपूर्ण मानव जाति एक जाति होती थी और उसी एक जाति के हिसाब से दुनिया चलना प्रारंभ किया था। ये बाद में हम लोगों ने इतना क्लासिफाई कर दिया है, इतना क्लासिफाई कर दिया है कि यह क्लासिफाई करने के कारण समाज में विकृतियां पैदा होने लगी। हम टॉपिक को छोड़ के अलग नहीं जा रहे हैं, लेकिन समाज में विकृतियां पैदा होने लगी। जैसे आप देखिए कि अगर आपके समाज में कास्टिज्म है, अगर आपके समाज में जात व्यवस्था है, तो जन्म के आधार पर जात व्यवस्था है। और अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ तो वह जन्म के आधार पर ब्राह्मण होगा। और अगर कोई बच्चा जो है सो निम्न कुल में पैदा हुआ तो जन्म जन्म के आधार पर निम्न कुल का होगा। लेकिन इसमें उस बच्चे की क्या गलती है, जरा सोच के बताइए कि इसमें उस बच्चे की क्या गलती है जो उच्च कुल या निम्न कुल में पैदा हो रहा है। यह वर्ण संकर की जो परंपरा है वो हमारी कुपंडुकता है। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम वर्ण संकर की परंपरा को समझ रहे हैं। जबकि जब जगजीवन राम भारत के प्रधानमंत्री थे तब कहते थे कि तुम वर्ण संकर की ओर बढ़ो ताकि तुम्हारे आने वाली नस्लें जो हो वो तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेंगे और तभी हमारा विकास होगा। और यही हमारा सोशोलॉजी भी कहता है, यही हमारा जो है सो आप देखिए एंथ्रोपोलॉजी भी कहता है।
तो मानवों का विकास उन क्रम में शुरू होता है, मानवों का विकास उस तरीके से शुरू होता है कि आज से 20 लाख साल पहले लोग कैसे रहा करते होंगे। तो आज से 20 लाख साल पहले लोग जंगल में रहा करते होंगे, जंगल में रहते थे। जंगल में रहते थे तो उनका खाना क्या होता था, उनका दिनचर्या क्या होता था, तो वो कुछ भी खाते थे और उनका दिनचर्या कुछ भी होता था, मतलब जानवरों को मार करके खा गए और मार करके खाते थे। तो अभी तक उन्होंने आग का आविष्कार नहीं किया है, अभी तक उन्होंने जो है सो फसल का आविष्कार नहीं किया है, अभी उन्हें फसल उपजाने का कला या फसल उपजाने का कोई भी प्रक्रिया या पद्धति नहीं पता है। तो जब उन्हें फसल उपजाने का कोई प्रक्रिया नहीं पता है, जब उन्हें फसल उपजाने का कोई पद्धति नहीं पता है, तब आप और हम मान के चलते हैं कि यह मानवीय सभ्यताओं का विकास अभी प्रारंभिक दौर पे है। जब वो कहीं भी शिकार कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, एकदम पूरा का पूरा आप समझिए कि दुनिया उनका है, पूरी पृथ्वी उनकी है। तब हम देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां कैसे मिलती हैं। तो भारत में या आप इतिहास में कह लीजिए कि एक विभाग है जिसका नाम है पुरातत्व विभाग। अब प्यारे बच्चों, पुरातत्व विभाग क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, तो आप देखिए, पुरातत्व विभाग का मतलब होता है भारत सरकार ने इतिहास के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट का स्थापना किया है जिसका नाम है पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब कि प्राचीन वस्तुओं की खोज करने वाला या ऐतिहासिक खोज करने वाला ऐसा डिपार्टमेंट जिसका नाम है पुरातत्व विभाग, जिसका काम है प्राचीन वस्तुओं का खोज करना। तो इस पुरातत्व विभाग के लोगों ने जब रिसर्च करना प्रारंभ हुआ तो कुछ उस जमाने के कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत कुछ उस जमाने की हड्डियां मिली, उस जमाने की लकड़ी के औजार मिले, पत्थर के औजार मिले, जो आप कह लीजिए कि पाषाणी काल के थे। पाषाण काल आगे चल के आपको समझ में आएगा कि पाषाण काल का मतलब पत्थरों का युग, वो भी 3 भागों में बटा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। तो पाषाणी काल के थे। अब देखिए कि इस तरीके के औजार उस जमाने में मिले थे, इस तरीके के औजार उस जमाने में मिले थे जिनकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से मानव रहने की जगह का निर्धारण करना प्रारंभ किए होंगे, कैसे मानव लोग रहने की जगह का निर्धारण किए होंगे। तो मानवीय सभ्यता का बसाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये नदियों और झीलों के किनारे रहने लगे थे। इसलिए नदियों और झीलों के किनारे रहना इन्होंने प्रारंभ किया क्योंकि इन्हें जल की आवश्यकता जो थी उसकी पूर्ति आसानी से हो सके, और कुछ चीज़ें जो ये खा के गिराते थे उसी से वहाँ पे उसी धरती पे, धरती उपजाऊ है तो उसी धरती पे बीज के अंकुरन से उसी प्रकार का पौधा उगना शुरू हो गया और उन पौधों में फल लगना शुरू हुआ होगा। तब इनको पता चला कि हम जो खा करके गिराते हैं वो बीज है और उसके ही अंदर जाने से अंकुरन होता है और अंकुरन के प्रस्फुटन से पौधा बनता है और पौधा में पुनः फल लगता है। यानी कि ये जो है वो आप कह लीजिए कि साइकिल चलता है और इस साइकिल के तहत हम फसल उपजा सकते हैं। तो इस तरीके से ये लोग फसल उपजाना प्रारंभ किए होंगे। अब देखिए कि भारत के मानचित्र पर अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे आदि मानव का बसाव प्रारंभ हुआ होगा। जैसे कश्मीर के इलाके में बुर्ज होम कश्मीर के इलाके में, उत्तर भारत में मेहरगढ़ पंजाब मतलब पाकिस्तान वाले इलाके में। उसके बाद आप देखिए कि उत्तरी और पूर्वी भारत में चिरांद नामक जगह है, चिरांद नामक जगह है। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। चिरांद नामक जगह है। फिर आप देखिए कि गंगा नदी के किनारे ये चिरांद बसा है। कोलडिहवा जहाँ चावल उगाने का पहला साक्ष्य मिला था। भीमबेटका जिसकी गुफा चित्रकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, भीमबेटका। आप देखिए कि दाओजली हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दाओजली हेडिंग आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्यों इंपॉर्टेंट है ये दाऊजली हेडिंग आपके लिए? क्योंकि एक बार यूपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने भी इस पे सवाल किया था कि दाऊजली हेडिंग कहाँ है। तो दाऊजली हेडिंग जो है वो पूर्वोत्तर भारत में है, दाऊजली हेडिंग पूर्वोत्तर भारत में है। और यह कब का है? तो यह प्रारंभिक है, यह एकदम मतलब समझ लीजिए कि प्राचीन इतिहास का यह विशेष स्थल है, प्रमुख स्थल है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि नर्मदा ताप्ती नदी के किनारे इनाम गांव सॉरी नर्मदा ताप्ती नहीं, अब इनाम गांव दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र में पाया गया था इनाम गांव से ईंट का साक्ष्य मिला है इनाम गांव। फिर आप देखिए कि कुरनूल की गुफाएं गुलबर्गा साइड में मिलती हैं और यह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। इसके बाद हल्लूर और पय्यमपल्ली भी दक्षिण भारत का प्रमुख जगह है और यह भी जो है सो आदि मानव के काल का प्रमुख जगह है। तो इस तरीके से आप देखिए, और आचिन्नल्लूर, तो आप एक तरीके से देखिएगा और यहाँ पे मैपिंग से समझिएगा। तो अभी मैंने पाषाण काल का नाम लिया था, तो यहाँ देखिए पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण काल, उसके बाद आरंभिक गांव और आधुनिक नगर भी आपको दर्शाए गए हैं। तो इस मानचित्र के हिसाब से आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों। आगे देखते हैं हम लोग कि शैल चित्रकला। शैल चित्रकला आप किसे कहते हैं? अभी भीमबेटका की गुफा की मैंने बात की, तो भीमबेटका की गुफा में शैल चित्रकारी किया गया है जो आज तक इसी तरीके का है। मतलब ये आकृति बनाया गया है, मतलब मान लीजिए कि हम लोग भी ऐसे चित्रकारी करते हैं कभी कभी, ये आंख बना दिए, ये मुंह बना दिए, ये नाक बना दिए, है ना, और इस तरीके से इधर इधर इसका गर्दन बना दिए, ऐसे ऐसे करके इसका पेट बना दिए, इन्हें हाथ बना दिए और इन दो गोड़ बना दिए। तो इस तरीके की चित्रकारी को जो आप, कोई बेहतरीन बहुत बड़का चित्रकार आप नहीं है, तो बहुत बड़का चित्रकार उन लोग भी नहीं था और उनको भी चित्र, उनको कलर, उनको सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ न कुछ क्रिएटिविटी तो होता होगा ना, कोई ना कोई मानसिकता तो होती होगी ना, किसी न किसी प्रकार का सोच तो उसके अंदर विकसित होता होगा ना। हर मानव में, हर व्यक्ति में, हर व्यक्तित्व में किसी न किसी प्रकार की क्रिएटिविटी कभी न कभी होते रहती है। जैसे अगर आपके अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होता है और आप एक बहुत ही फेमस शायरी देखिएगा या सुनिएगा तो सुनने को मिलता है कि तुम लाख बुरा कर लो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तुम कुछ भी कर लो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो ये इस तरीके की क्रिएटिविटी आपके अंदर भी होते रहती है, इस तरीके का सोच आपके अंदर भी विकसित होते रहता है। कभी कभी आप भी देखते होंगे कि आप बैठे हुए हैं और अपने हाथों पे इस तरीके का चित्र बना रहे हैं, अपने जो है सो कॉपी कलम लेकर के आप किसी तरीके का चित्र बना रहे होते हैं। तो इस तरीके की चित्रकारी अगर आप कर रहे हैं तो इसे आप आकृति चित्रकारी कहते हैं। और यह आकृति चित्रकारी जो है यह भीमबेटका की गुफा में पाई गई थी, यह भीमबेटका की गुफा में या उस जमाने की कई गुफाओं में पाई गई थी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? तो आप कमेंट डायरेक्टली कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? पूरा तत्व का मतलब प्राचीन तत्व, प्राचीन जमाने में जो मिला हुआ तत्व है उसको पूरा तत्व कहेंगे। तो पूरा स्थल का मतलब प्राचीन स्थल, प्राचीन स्थल कहने का मतलब कि वैसा स्थल जो बहुत पुराना हो, जहाँ से पुरानी वस्तुएं मिली हों, जहाँ पुरानी वस्तुओं का साक्ष्य हो, जहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य हो, उसे आप पूरा स्थल कहेंगे। एनी डाउट? नहीं। अब देखिए कि मानवों ने आग का खोज कैसे किया। तो यहाँ भी आप इतिहास के हिसाब से किंवदंतियाँ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या कुछ कहानियाँ ऐसी बनाई गई हैं। कुछ इतिहासकारों में इसमें भी मतभेद है क्योंकि क्लियरिटी अभी तक इन बातों को लेकर के नहीं हुई है, क्लियरिटी अभी तक इन बातों को लेकर के नहीं हुई है, चर्चाएं इन बातों को लेकर के अभी भी नहीं होती हैं। तो आप एक चीज़ देखिए या समझने का प्रयास कीजिए कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था। तो कुछ इतिहासकारों का नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अचानक जंगल में आग लग गया होगा। जैसे किसी श्रीवास्तव की बुक में आपको मिलेगा, झा श्रीमाली की बुक में आपको मिलेगा, या फिर आप रामशरण शर्मा का बुक पढ़ लीजिए, यदुनंदन सरकार का बुक पढ़ लीजिए। तो इन सब प्रॉम्प्ट बुक्स में आपको मिलेगा कि कुछ इतिहासकारों की माने तो वो कहते हैं कि जंगल में अचानक आग लग गया होगा जिसके वजह से आग का आविष्कार हो गया।
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गर्मी की वजह से पत्ते जलने लगे होंगे, जिसके वजह से आग का आविष्कार हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस जमाने में, जो जमाना पाषाण काल का है, जो जमाना पत्थरों का है, और पत्थरों से हम औजार बनाया करते थे, नुकीला औजार हम बनाते थे, और उन नुकीले औजारों का प्रयोग हम क्या करते थे, जानवरों के शिकार करने में करते थे। तो उस जमाने में जब हम पत्थरों का औजार बनाते थे, उस जमाने में जब हम पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने में करते थे, उसी जमाने में शायद पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने में किया जा रहा होगा। और आप आज भी देखिए कि दो पत्थर को अगर आप टकराइएगा बहुत देर तक तो चिंगारी निकलती है, तो वही चिंगारी निकली होगी और उसी चिंगारी से आग पकड़ लिया होगा, और वह आग की लपटें फैलते फैलते बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई होंगी, जिसके वजह से आग का आविष्कार हो गया। तो यह इतिहासकारों का मानना है, यह इतिहासकारों का कथन है, और इतिहासकार ऐसा कहते हैं। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि इतिहास में आग का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए कि आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है कि नाम और तिथियां हम लोग कैसे रखें। तो यह आपको तुरंत हम समझा देते हैं कि पूरा पाषाण काल कहने का मतलब, पूरा का मतलब प्राचीन, पाषाण का मतलब पत्थर का युग। तो पूरा पाषाण काल मतलब प्राचीन पत्थर का युग। तो सबसे पहले पाषाण काल में बांटा गया, और उसको तीन भाग में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। मध्य पाषाण मतलब बिचला, और नव पाषाण मतलब नए का। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बदलती जलवायु, मतलब कि धीरे 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 जलवायु में भी परिवर्तन होना शुरू हुआ, और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक प्रक्रिया है जो निरंतर होते रहता है। तो जलवायु परिवर्तन होने के कारण जंगलों की कमी होनी प्रारंभ हुई, और यह आप इन्वायरमेंटल साइंस में भी पढ़ते हैं कि जंगलों की कमी होनी प्रारंभ हुई और घास वाले मैदान उगने प्रारंभ हुए, जिसके वजह से इसी तरीके के जानवरों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, उनकी संख्या बढ़ी, और जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और इसी कारण जो है सो लोग शिकार करने के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए, क्योंकि लोगों को लगा कि कुछ जानवर शिकार करने के योग्य नहीं है, तो उनका पालन करके, उनका पालन करने से, पशुपालन करने से उनको दूध की प्राप्ति होने लगी, और दूसरा, कुछ पशुपालन करने से उनकी खेती बहुत आराम से होने लगी। तो अब देखिए कि खेती और पशुपालन का प्रारंभ इसी प्रकार से हुआ था। तो लोग धीरे धीरे बसना प्रारंभ किए। फिर जो है सो बसना कैसे प्रारंभ किए, उनका बसावट कैसे हुआ था। तो बसावट के लिए भी आप देखिए कि डायरेक्ट उन्होंने मकान नहीं बना लिया था। पहले जो है सो प्राचीन समय में गुफाओं में लोग रहते रहे होंगे। गुफाओं में कैसे रहते हैं, तो गुफाओं में रहने के लिए जो प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाएं थी, उस समय अशोक ने खुदाई नहीं करवाई थी, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आए थे, उस समय आप देखिए कि दशरथ नहीं आए थे। तो उस समय प्राचीन जमाने में जो प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाएं थी, जिनमें जानवर रहा करते होंगे, उसमें धीरे धीरे इंसानी बसावट शुरू हो गया। तब उनको लगा कि अरे ये तो मौसम से हमें सुरक्षा देता है, मतलब अगर बारिश हो फिर भी ये सुरक्षित है, गर्मी हो फिर भी ये सुरक्षित है, जाड़ा हो फिर भी ये सुरक्षित है। तब इन्होंने सोचा कि इस तरीके का कोई आवास बनाया जाए जिसमें हम रह सकते हैं। फिर ये लोग लकड़ी और पत्ते इस तरीके के इकट्ठा करना प्रारंभ किए। फिर उस तरीके से बसावट शुरू हुआ। फिर बसावट जब शुरू हुआ तो नदियों के किनारे बसावट शुरू हुआ। फिर नदियों में जब एक बार ये आदि मानव लकड़ी काट रहे थे, तो वो लकड़ी पानी में बह रहा होगा, ऐसा एजम्पशन है, पानी में बह रहा होगा, और वह जब हल्का लकड़ी पानी में बहने लगा तब इनको लगा कि अरे लकड़ी तो पानी में तैर सकता है, तो इस तरीके के लकड़ी का निर्माण करो और जोड़ जोड़ करके बनाओ, और उसके ऊपर हम लोग चल सकते हैं, मतलब वो पानी में तैरेगा और हम उसके ऊपर खड़ा रह सकते हैं। इस तरीके से जल मार्ग का निर्माण हुआ, और जल मार्ग के निर्माण होने से नदी के दोनों तरफ के गांव में आवागमन शुरू हुआ होगा। फिर आवागमन शुरू होने से वैवाहिक संबंध शुरू हुए होंगे, उसके बाद जो है सो व्यापारिक संबंध शुरू हुआ होगा। इस तरीके से आदि मानव ने एक बेहतरीन जीवन जीना शुरू किया और एक नवीन जीवन शैली का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये लोग चलते फिरते खाद्य भंडार भी
अपना रखना शुरू करते हैं। तो चलते फिरते खाद्य भंडार कहने का मतलब कि पालतू जानवर जो थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन जानवरों की संख्या बढ़ा लेने से यह भोजन का अच्छा स्रोत इन्हें प्राप्त हो गया था। और आग का आविष्कार भी इन्होंने कर लिया था। तो अब कच्चा मांस की जगह पक्का मांस भी ये लोग अब खाने लगे थे। इस तरीके से आप देखिए कि आरंभिक ज़माने में लोग बसाव शुरू किए, उसके बाद कृषक बने, पशुपालक बने, फिर जो है सो एक जगह पे सिचुएट करना शुरू किए, एक जगह पे रहना शुरू किए। तो यह बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्लियर होता है और उसके बाद आप देखिए कि अस्थाई जीवन की ओर रह रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अस्थाई जीवन कैसे शुरू हुआ। तो गुफा से घर बनाए, घर बना करके नदी के दोनों तरफ आवागमन शुरू हुआ, वैवाहिक संबंध शुरू हुआ, व्यापारिक संबंध शुरू हुआ। तो इस तरीके से इनका जो है वो रहना प्रारंभ करते हैं। और आप देखिएगा कि ये सब बॉक्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑब्जेक्टिव वे में हम लोग एक दिन चलेंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। कंटेंट हम खुद लिख रहे हैं, कंटेंट का निर्माण हम खुद कर रहे हैं, तो उसी तरीके से कंटेंट आपके पास लेकर के आ जाएंगे। फ्रांस की एक गुफा में चित्रकारी की गई थी और इस गुफा की चित्रकारी में आप देखिए कि इस तरीके से क्या भैंसा और गैंडा को दर्शाया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और एक नवपाषाणिक पुरास्थल, तो नवपाषाणिक पुरास्थल जो तुर्की में था उसकी खोज भी हुई है, सीरिया में थी उसकी खोज भी हुई है। और अब आगे हम लोग अगर देखें क्वेश्चंस का, तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है, आप सोचिएगा और बता सकते हैं कि खेती के लिए लंबे समय तक रहना ज़रूरी है। आज बोए और कल काटे ऐसा नहीं होता है, उसकी एक निरंतर और लंबी प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो आप सारा क्वेश्चन बना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ना बने, कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कहीं भी कोई समस्या हो, तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप डायरेक्ट बन सकते हैं हमारे साथ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आपको किसी तरीके का कोई समस्या हो तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा नंबर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसके बाद आपको वीडियोस में भी मैं नंबर दे दूंगा। धीरे धीरे करके अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं हर जगह पे आपका साथ दूंगा। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम को या पढ़ाई को या आप सभी को मेरी ज़रूरत हो, आप जब भी ऐसा फील करें कि आपको कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।